हेलो। मार्केट में वोलेटिलिटी अभी भी जारी है और इस वीक भी हमने विटनेस किया कि कैसे वीक की शुरुआत में खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस में भारी गिरावट हुई। मंडे ट्यूसडे को हमने लगभग 2.5% 3% तक के क्रैश दोनों इंडाइसेस में देखे और फिर वीक के आखिरी दिनों में यानी कि थर्सडे और वेंसडे को अच्छी खासी रिकवरी हुई और ऑल इन ऑल मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे इंडाइसेस ने ओवरऑल वीक के लिए पॉजिटिव रिटर्न दिया। निफ्टी हालांकि पिछले वीक की तरह ही कुछ खास मूवमेंट्स नहीं दिखाया निफ्टी ने और इस बार भी नॉमिनल चेंजेस के साथ निफ्टी बंद हुआ है। सो अगर हम वीकली बेसिस पर मार्केट मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करें तो निफ्टी नॉमिनली निगेटिव रहा, बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस 1 से 1.5% ऊपर की तरफ जाकर बंद हुए। मेरा नाम है दयानंद गुप्ता। ये इस सीरीज का 20th वीडियो होगा। इसमें हम पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ साथ कई और सारे पहलुओं पर बात करेंगे, कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। अगर ये पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर हम ग्रोथ 30 पोर्टफोलियो के ओवरऑल स्टेटस की बात करें तो हमारा टोटल डिप्लॉयड कैपिटल 5.05 लाख्स है और अभी का जो हमारा करंट वैल्यू है वो 4.62 लाख्स है, यानी कि हम 42.7 थाउजेंड के लॉस के साथ चल रहे हैं, जो कि पोर्टफोलियो का लगभग 8 to 9% बनता है। आगे बढ़ने से पहले अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। उसके लिए हम रेफर करेंगे इस शीट को और यहाँ हम देख पाएंगे वो सारे 30 स्टॉक्स जिनमें हमारा इन्वेस्टमेंट है। कुछ ये सारे 30 नेम्स आप देख सकते हैं। कुछ स्टॉक्स में हमारा इन्वेस्टमेंट 10,000 का है और कुछ स्टॉक्स में हमारा इन्वेस्टमेंट 20,000 का है। ये 10,000 और 20,000 का इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट है कि उनके पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स यानी कि Q3 के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। जिन भी स्टॉक्स में Q3 के रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं जनरली उनमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 20,000 है और जिन भी स्टॉक्स में एवरेज Q3 रिजल्ट्स रहे हैं उनमें हमारा इन्वेस्टमेंट 10,000 है। इसमें से कुछ एक्सेप्शंस भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मनोरमा इंडस्ट्रीज़, ये हमारी नई एंट्री है। ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। सो अभी इस पर्टिकुलर कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट 10,000 का ही है। इन फ्यूचर में भी वी शैल डिसाइड कि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाएंगे या 10,000 के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। बट अदरवाइज जो भी स्टॉक्स आप यहाँ देखेंगे अगर एवरेज है उनका रिजल्ट तो 10,000 इन्वेस्टमेंट है और अगर उनका रिजल्ट गुड है तो उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,000 का है। सो इस बात को लेकर एक और चीज़ मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा और वो ये है कि अगर हम यहाँ पे ओवरऑल रिटर्न्स के माध्यम से इस डेटा को सॉर्ट करने की कोशिश करें कि किस स्टॉक ने हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ दिस 20 वीक्स जब से हमने पोर्टफोलियो बनाया है। सो आप देखेंगे कि जिन भी स्टॉक्स में हमारा रिटर्न पॉजिटिव साइड पर है, यानी कि यहाँ पे आप 4-5 नाम देख सकते हैं ऊपर जिन्हें सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं हमें। अगर आप देखेंगे तो इन सारे स्टॉक्स में हमारा इन्वेस्टमेंट 20,000 के आसपास है। आप यहाँ देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे में देर इज 10,000 बट पाँचवा छठा, ये 6 में से 5 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें हमारा इन्वेस्टमेंट 20,000 है। और वहीं अगर हम निगेटिव साइड में चलेंगे तो हम देखेंगे जिन भी स्टॉक्स ने हमें निगेटिव साइड में अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं उन स्टॉक्स में हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10,000 के आसपास ही, यानी कि 6 के 6 स्टॉक्स में आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 का है। सो इस बात को डिस्कस करने का सिग्निफिकेंस ये है कि हमने कभी भी ये सोचकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया था कि जो भी स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं उनमें हम ज़्यादा पैसा लगाएंगे या जो भी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उनमें हम कम पैसा लगाएंगे। हमारा लॉजिक कभी भी ये नहीं था। हमारा लॉजिक सिर्फ इतना था कि जो भी स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उनमें हम ज़्यादा पैसा लगाएंगे, जिनके खराब आ रहे हैं उनमें कम पैसा लगाएंगे। सो अगर आप इस लॉजिक को समझने की कोशिश करें तो ऑल इन ऑल हो यही रहा है कि जिस स्टॉक के भी रिजल्ट अच्छे आए हैं वही स्टॉक इवेंचुअली आउट परफॉर्म कर रहे हैं और वही स्टॉक सबसे आगे इस दौड़ में बने हुए हैं और जिन स्टॉक्स के रिजल्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं वो दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। अभी हमने वीडियो में बात की कि कैसे इस वीक के दौरान शुरू में तो तेज गिरावट हुई और बाद में अच्छी रिकवरी हुई और ऑल इन ऑल इंडाइसेस मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे इंडाइसेस पॉजिटिव रिटर्न के साथ वीकली बेसिस पर बंद होने में कामयाब हुए। उसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अगर आप जाकर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि किन स्टॉक्स ने वीकली बेसिस पर अच्छा किया, किन स्टॉक्स में वो तेज रिकवरी आई है,
तो आप देख पाएंगे कि जो भी फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स थे और साथ ही जिन स्टॉक्स के भी रिजल्ट अच्छे आए हुए थे उन्हीं स्टॉक्स में वो शार्प बाउंस बैक देखने को मिला था। और ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स और जिन स्टॉक्स में भी आपका बिलीफ है उन स्टॉक्स में बने रहना है। और वो स्टॉक्स अगर आपको सही कीमत पर मिलती हैं तो उन्हें खरीदने में परहेज नहीं करना है। ऑफकोर्स आपको अपने फाइनेंशियल्स को ध्यान रखना होता है, सारे पैसे आप नहीं लगा सकते, बट जो भी पैसे आप लगा सकते हैं उस पैसे को लेकर अपने साथ बैठना बहुत बड़ी समझदारी नहीं है। उस पैसे को चंक्स के रूप में 1/4, 1/3 या हाफ इस तरह से स्प्लिट करके जब भी आपको सही लेवल्स मिलते हैं तो आप मार्केट में और स्टॉक्स में लगाते रहिए। आइए डिस्कस करते हैं पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न्स को निफ्टी और बाकी इंडाइसेस के रिटर्न्स के साथ। आप यहाँ इस चार्ट में तीनों लाइंस को देख सकते हैं। हमारी ब्लू लाइन पोर्टफोलियो के रिटर्न को रिप्रेजेंट करती है, रेड लाइन निफ्टी को रिप्रेजेंट करती है और येलो ऑरेंजिश लाइन स्मॉल कैप को रिप्रेजेंट करती है। कंपैरिजन के लिए, ईज ऑफ कंपैरिजन के लिए मैं निफ्टी को एक बार के लिए हटा देता हूँ। आप देख पाएंगे कि थ्रू आउट द जर्नी ऑफ दिस लास्ट 20 वीक्स हम कभी भी स्मॉल कैप के नीचे नहीं गए। हम हमेशा स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म करते रहे और अभी भी हमारा रिटर्न -14% का है और स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न -19% के आसपास है। वहीं अगर हम निफ्टी को इस रेस में लाने की कोशिश करें तो काफ़ी लंबे समय तक तो हम निफ्टी से भी आगे रहे थे, बट लगभग 14 वीक के बाद हम निफ्टी से पिछड़ गए थे। जब ये स्मॉल कैप इंडाइसेस में भारी गिरावट आई थी उसके बाद हम पिछड़ गए थे और अभी भी हम देखें तो ऊपर नीचे करने के बावजूद हम निफ्टी को लगभग 4-4.5% से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी का ओवरऑल रिटर्न -10% के आसपास है और हमारा -15%, -14% के आसपास है। अब समय है कुछ व्यूअर्स क्वेश्चंस को लेने का। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन को जो कि राज जी की तरफ से आया हुआ है। इनका क्वेश्चन है, योर थॉट्स ऑन GRSE हैव पोजीशन इन स्टॉक्स सिंस 1500 लेवल्स। सो इनके क्वेश्चंस को मैंने कमेंट्स के माध्यम से रिप्लाई कर दिया है। दो फॉर द सेक ऑफ जनरल ऑडियंस हम इसे वीडियो में भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो GRSE उन चुनिंदा डिफेंस स्टॉक्स में से है जो कि काफ़ी लंबे समय से अच्छा रिजल्ट देते रहे हैं, कंसिस्टेंसी रही है स्टॉक में, और ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है जो कि अपने वैल्यूएशंस और अपने प्राइस को जस्टिफाई कर सकते हैं। सो अगर आप वीडियो हिस्ट्री में जाएंगे तो आप मेरी एक वीडियो भी देख सकेंगे जिसमें हमने डिफेंस स्टॉक को डिटेल में कंपेयर किया है, एनालाइज किया है पूरे डिफेंस सेक्टर को, और उसमें से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश की है कि कौन से वो चुनिंदा 2-3 स्टॉक्स हैं जो कि बेहतरीन है फ्रॉम डिफेंस सेक्टर। आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल के लिए। बट जहाँ तक GRSE में बने रहने की बात है, ये बहुत ही अच्छा शेयर है। इनफैक्ट डिफेंस स्टॉक्स का वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म होल्डिंग। सो यहाँ पे बने रहें। चूँकि सारे मार्केट में क्रैश आया है इसलिए इस स्टॉक में भी बुरी तरह से गिरावट आई है। जैसे ही मार्केट में रिकवरी होगी ये स्टॉक फिर से नया हाइस दिखाएगा। दूसरा क्वेश्चन जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है ये रोशन जी का क्वेश्चन। इनका कहना है कि कुछ स्टॉक्स में भारी गिरावट आई है, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स होते हुए भी उनमें भारी गिरावट आ गई है, और ऐसे में उन स्टॉक्स में बने रहने में समझदारी है, या अगर मेरा होराइजन 2 से 3 साल का है तो क्या मैं ऐसे में उन स्टॉक में बना रहूं या फिर वहां से भी मैं लॉस बुक करके निकल जाऊं। सो इनका आंसर भी मैंने कमेंट्स के माध्यम से दे दिया है। सो इसमें ये ऊपर से लग सकता है कि चूंकि स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, अब इनको 40 से 50% के लॉस पर बेच कर निकलना बहुत अच्छा सुनाई नहीं देगा, क्योंकि कभी भी आप फ्यूचर में लौट कर वापस देखेंगे तो फंडामेंटली स्ट्रांग होने की वजह से ये स्टॉक फिर से अपने प्रीवियस हाइज को टच करेंगे या उसके पार भी निकलेंगे, कभी न कभी तो ये होगा ही। और आप फ्यूचर में जब भी अपनी पोजीशंस को देखेंगे, अपने स्क्वायर ऑफ को देखेंगे, तो आपको हमेशा निराशा होगी, हमेशा पछतावा होगा। सो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्टॉक में बने रहिए और ये स्टॉक आज नहीं तो कल अपने प्रीवियस हाइज को टच जरूर करेंगे, और आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे अपनी कॉल ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। बट उससे अच्छी स्ट्रेटजी ये होगी कि चूंकि आपको पता है कि ये स्टॉक
अभी के दो फंडामेंटली तो ये ठीक है, बट अभी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स उतने बेहतर नहीं आए हैं, मार्केट में इनके लिए कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है, और उस पर्सपेक्टिव से इनको यहाँ से रिकवर करने में कुछ टाइम जरूर लग सकता है। और ऐसे समय में जबकि मार्केट में भारी गिरावट है चारों तरफ, सारे ही स्टॉक इनफैक्ट 30% 40% के डाउन साइड पर आसानी से मिल सकते हैं, तो क्यों ना 40% के लॉस पर इन स्टॉक से निकल कर ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स में और ऐसे स्टॉक्स में घुसा जाए जिनके क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे हों और मार्केट जिनके लिए फेवरेबल तरीके से काम कर रहा हो। इट्स द सेम केस, यू आर बुकिंग अ लॉस ऑफ 40% एंड येट यू आर टेकिंग एन एंट्री एट द डाउन साइड ऑफ 40% इन द बेटर स्टॉक्स। सो वो स्ट्रेटजी आपके लिए अच्छी हो सकती है, वहाँ आपके रिकवरी तेज हो सकती है और आप बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, और इनफैक्ट हर हाल में आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे ही, क्योंकि जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया, जिस भी स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट बेहतर होते हैं वो अमूमन रेस में आगे रहते हैं, और ये एक फैक्ट है, आपको देर सवेर ये बात समझ में आ जाएगी। सो ये मेरी तरफ से सुझाव होगा। अगला क्वेश्चन, ओके, सो एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, कैन यू सजेस्ट स्टॉक्स टू स्विच फ्रॉम, कैन यू सजेस्ट अ स्टॉक फ्रॉम योर मॉडल पोर्टफोलियो दैट इज सुटेबल टू एंट्री इन द करंट टाइम। इन्होंने कहा है कि जब मार्केट में इतना फॉल हो गया है और पोर्टफोलियो में भी बहुत सारे स्टॉक्स ने अलग अलग रिटर्न्स दिखाए हैं, तो ऐसे में उन चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा सौदा साबित हो सकता है। सो इन जनरल ये सारे स्टॉक्स लगभग सिमिलर क्वालिटी के हैं, और किसी भी स्टॉक में आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि कौन सा स्टॉक किस लेवल से किस टाइम फ्रेम के लिए बेहतरीन रिटर्न दे देगा। सो इसीलिए हम कभी भी एक या दो स्टॉक पर रिलाई नहीं करते, हम कम से कम 5 स्टॉक 10 स्टॉक 20 स्टॉक का बुके लेकर चलते हैं, ताकि एक स्टॉक अगर हमारे हिसाब से परफॉर्म ना भी करे तभी पूरा बास्केट जो है एवरेज बेसिस पर हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट करे। फिर भी वरुण बेवरेजेस, जैगल प्रीपेड, केफिन और सिल्चर टेक्नोलॉजीज कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनमें आप करंट लेवल से एंट्री करके ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस सजेशन को देने का लॉजिक क्या है। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि ज़्यादातर स्टॉक, जैसा कि मैंने इस अभी तुरंत ही बताया, सारे स्टॉक्स लगभग सिमिलर क्वालिटी के हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर अच्छा स्टॉक है तो उसमें जितनी गिरावट आती है उतनी तेज़ी से वो बाउंस बैक करते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। तो इन चारों स्टॉक्स को अगर आप जाकर देखेंगे, उनके रिसेंट के फॉल्स को देखने की कोशिश करेंगे, तो इन सारे स्टॉक्स में जैगल प्रीपेड लगभग 50% के आसपास क्रैक हुआ है अपने हार के लेवल से, केफिन भी लगभग 50% के आसपास क्रैक हुआ है, सिल्चर टेक्नोलॉजी भी 50% के आसपास क्रैक हुआ था, वीबीएल लगभग 50% नहीं हुआ है बट येट 35% 30% क्रैक हुआ है। बट वीबीएल ने पिछले काफ़ी समय से कोई रिटर्न नहीं दिया, लगभग 1 साल से 1.5 साल से वीबीएल ने कुछ रिटर्न नहीं दिए हैं, और उस बेसिस पर मैं ये मान रहा हूँ कि दो प्राइस के लेवल पर हम 30% का ही शेड देख रहे हैं, बट चूंकि स्टॉक काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म करता रहा है तो इसका इफेक्टिव डाउन साइड भी लगभग 50% ही है। सो ये वो 4 स्टॉक्स हैं जो 50% तक शेड हुआ है, और अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखें तो वो 25% 30% के रेंज में शेड हुआ है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक ज़्यादा तेज़ी से बाउंस बैक दिखाएंगे, और ऐसे में आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन जिसे हम डिस्कस करेंगे, इज इट गुड टू स्टिल होल्ड सेंको गोल्ड, ये राज शेखर जी का क्वेश्चन है। सो सेंको गोल्ड दो कंपनी तो ठीक है, बट हाल ही के दिनों में, जैसा कि मैंने कमेंट के माध्यम से रिप्लाई किया था, उसमें मैंने बताया भी है कि हाल ही के टाइम में मार्जिन कोलैप्स की समस्या देखी गई है सेंको गोल्ड में। उनका मार्जिन लगातार श्रिंक होता जा रहा है और उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी लगातार घटती जा रही है। दो रेवेन्यू तो ठीक कर रहे हैं बट प्रॉफिट उस हिसाब से निकल कर नहीं आ रहा है, और जब तक आपके प्रॉफिट्स नहीं आएंगे आप स्टॉक के प्राइस में बेहतरी की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सो इसी सारी वजह से सेंको गोल्ड में जो डाउनफॉल आया है वो बहुत तगड़ा डाउनफॉल आया है, स्टॉक काफ़ी नीचे के लेवल्स दिखा रहा है, और इनफैक्ट अगर आप इसे इसके पीयर से भी कंपेयर करें, स्काई गोल्ड से कंपेयर करें, या फिर इवन कल्याण ज्वेलर्स से भी कंपेयर करें, कल्याण ज्वेलर्स के पिछले क्वार्टर के रिजल्ट तो ख़राब आए थे, हम उस स्टॉक से निकल भी गए थे। इस क्वार्टर के कल्याण ज्वेलर्स के रिजल्ट मोरलेस स्टेबल आए हैं, तो कल्याण ज्वेलर्स ने बीच में काफ़ी तेज़ गिरावट दिखाई थी, बट अभी के लिए मोरलेस स्टेबल हो रहा है कल्याण ज्वेलर्स। सो अगर आप पूरे सेक्टर में कंपेयर करेंगे तो सेंको ही शायद आपको सबसे ख़राब परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस स्टॉक में
इस स्टॉक से निकल जाएं और रिलेटिवली जो स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स हैं मोस्ट प्रोबेबली स्काई गोल्ड और पीएनजी ज्वेलर्स मेरी प्रेफरेबल पिक है सेम स्पेस में। सो इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन है राज जी का। इनका क्वेश्चन है, सर योर व्यूज ऑन सेंचुरी इंका एंड क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। तो सेंचुरी इंका अलग स्टॉक है और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन अलग स्टॉक है। सो इसको क्विकली डिस्कस करते हैं। सेंचुरी इंका एक टेक्सटाइल की कंपनी है जो कि गारमेंट्स, मैन मेड गारमेंट्स में काम करती है। तो अगर आप सेंचुरी इंका का देखो तो नंबर्स को बहुत ख़राब नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं है, एवरेज सॉर्ट ऑफ नंबर्स हैं। बट जैसे ही आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को एक बार के लिए स्किप करते हैं, अगर आप स्टॉक के ईयरली रिजल्ट्स यानी कि एनुअल रिजल्ट्स पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी में कंसिस्टेंसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। 2013, 14, 15, 16 लगभग 4 सालों तक कंपनी ने डी ग्रोथ दिखाई थी। उसके बाद लगभग 3 सालों तक कंपनी ने रेवेन्यू का ग्रोथ दिखाया और उसके बाद फिर 2 साल तक डी ग्रोथ दिखाई। और अभी के लिए ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में 6-7 साल कंपनी ने रेवेन्यू का डी ग्रोथ दिखाया है। और ऐसी कंपनी में अपना पैसा लगाना किसी भी हालत में अच्छा डिसीजन नहीं होगा। अगर हम इस हाल ही के ड्यूरेशन की बात करें, इस टाइम फ्रेम की बात करें 2020, 21, 2022, 23, तो ये समय तो ओवरऑल पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ही चैलेंजिंग रहा है। और अच्छे से अच्छा स्टॉक ही क्यों ना हो इस सेक्टर का, उसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है। रिजल्ट्स खराब होते रहे, मार्जिन कोलैप्स होते रहे, इस तरह की समस्याएं देखने को मिली हैं। पूरा सेक्टर प्रभावित रहा है। तो यहाँ के इस रेवेन्यू डी ग्रोथ को तो हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। बट ये वो समय है जबकि ये टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा था। ऐसे समय में लक्स इंडस्ट्रीज़ और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज ने नए हाइज बनाए थे और बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था। वैसे समय में अगर कोई कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही है तो फिर उस पर डाउट करना जायज़ है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी में अपनी रुचि बनाना। और साथ ही हम यहाँ पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी देखें तो यहाँ भी आपको डी ग्रोथ की अच्छी खासी हिस्ट्री देखने को मिलेगी। आप यहाँ अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर भी एक नज़र डालें तो ये भी कंसिस्टेंट नहीं रहा है। और हाल ही के टाइम में आप देखें तो लगातार 8% के बाद 7%, 7% के बाद 5%, तो यहाँ भी मार्जिन कोलैप्स की समस्या आ रही है। और साथ ही अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नज़र डालें तो FII और DII की मोर और लेस रीजनेबल पोजीशन तो है। बट जैसे ही आप नज़र डालते हैं इस पब्लिक शेयर होल्डिंग पर, पब्लिक शेयर होल्डिंग इज 62% और प्रमोटर की शेयर होल्डिंग इज 24%। सो दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी गुड। आइडियली ये अपोजिट होना चाहिए। जो प्रमोटर है उसकी होल्डिंग 70% होनी चाहिए और पब्लिक की होल्डिंग 20% होनी चाहिए। बट ये अपोजिट तरह से काम कर रहा है और ऐसे स्टॉक्स जनरली अच्छा नहीं करते हैं। सो फाइनेंशियल फ्रंट पर हो, रिजल्ट फ्रंट पर हो या फिर शेयर होल्डिंग के फ्रंट पर हो, ये एक अच्छी कंपनी नहीं दिख पड़ती है। अगर आपको वैसे तो आप इस कंपनी को छोड़कर हमारा जो पोर्टफोलियो है उनके 30 स्टॉक्स में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, वो एक बेहतर बेटा है। बट अगर आपको सेम स्पेस में रहना है तो ये आपके लिए गारवेयर, टेक्निकल फाइबर्स, ये कंपनी आपके लिए अच्छा बेट साबित हो सकती है। इस कंपनी के चार्ट्स पर भी अगर आप एक नज़र डालें तो ये चार्ट भी मोर और लेस आपको कंसिस्टेंट दिखते हैं। कम से कम स्टॉक का प्राइस हाइस के आसपास बना हुआ है। अगर आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस एनुअल बेसिस पर देखें तो आपको लगातार ही एक ग्रोथ का फील यहाँ पर आएगा। जैसा कि मैंने बताया 2020-21 के आसपास कोविड की भी समस्या चल रही थी और साथ में टेक्सटाइल सेक्टर के अपने भी चैलेंजेस चल रहे थे उस टाइम पे। तो इनफैक्ट वो चैलेंजेस अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। इसी वजह से आप देखें तो अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं। बट नेवरदलेस नंबर उतने ख़राब भी नहीं है कि इस कंपनी को रिजेक्ट किया जाए। और अगर आप देखें तो मोर और लेस कंपनी ने लगभग 10% का एनुअलाइज्ड ग्रोथ दिखाया है। और साथ ही अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो यहाँ टाइम के साथ हमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पहले यहाँ कंपनी 10% का मार्जिन दिखाती थी, बाद में लगभग 15-16% दिखाया। अभी के लिए कंपनी लगभग 19-20-21% की मार्जिन दिखा रही है। सो इस तरह अगर आप देखें तो सेल्स के नंबर तो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं बट मार्जिन के नंबर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इस वजह से अगर आप इनके प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नज़र डालें
तो यहाँ भी आपको ठीक ठाक नंबर देखने को मिल जाएंगे। सो ऑल इन ऑल ये कंपनी इस स्पेस में एक अच्छी बेट है और कम से कम सेंचुरी इंका से तो काफ़ी अच्छी हालत में है। साथ ही एक नज़र इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग पे डाल लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 52 to 53% के आसपास बनी हुई है पिछले 3-4 सालों से। अगर आप FII की पोजीशन देखें तो ये भी इम्प्रूव हुई है 7% से 10%। अगर आप DII को देखें तो ये भी 6% से 10% हुआ है। और अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखें तो ये समय के साथ घटी है। ये याद रखें कि पब्लिक की होल्डिंग घटना एक अच्छी बात है और प्रोमोटर्स की होल्डिंग घटना एक बुरी बात है। सो वैसी वर्षा आप इसको अपने लिए इंटरप्रेट कर सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ना अच्छी बात है, प्रमोटर की होल्डिंग घटना बुरी बात है। पब्लिक की होल्डिंग बढ़ना बुरी बात है, पब्लिक की होल्डिंग घटना अच्छी बात है। साथ ही DII और FII की होल्डिंग बढ़ना अच्छी बात है, DIFI की होल्डिंग घटना बुरी बात है। सो आप इस इंफॉर्मेशन को किसी भी स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरली ये एक यूनिवर्सल फैक्ट की तरह काम करता है। अब डिस्कस करते हैं अगले पार्ट को, जो कि है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के अराउंड। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ऑटो एंसिलरी की कंपनी है। ऑटो एंसिलरी मतलब ऑटो पार्ट्स के अराउंड इनका काम होता है मोस्टली। अगर आप क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के नंबर्स को यहाँ पर देखना चाहें तो कंपनी का P 50 के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%। बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम कंपनी के एनुअल रिटर्न्स की, एनुअल रिजल्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे कि कंपनी ने लंबे समय तक, यानी कि यहाँ तक, इनफैक्ट पिछले साल तक इसने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। साल दर साल लगभग 25% 30% तक की एनुअलाइज्ड रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। हमें मार्जिन भी मोर और लेस कंसिस्टेंट देखने को मिले थे और इसी वजह से हमारे प्रॉफिट भी मोर और लेस कंसिस्टेंट रहे थे। बट अगर हम कंपनी के रिसेंट रिजल्ट्स की बात करें, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पर आ जाएं तो आप देखें कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है पिछले एक साल से। यानी कि आप जैसे ही इन पिछले 4 क्वार्टर्स को देखेंगे, आप देखेंगे कि रेवेन्यू का ग्रोथ जहां पहले 40% के रेंज में ग्रो करता था, वहां अभी के लिए 10%, 12%, 15%, और अभी लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप 40% का जंप देख सकते हैं। बट जैसे ही आप नीचे आएंगे आप पाएंगे कि यहाँ पे रेवेन्यू, यहाँ पे मार्जिन ग्रोथ की समस्या आ गई है। हमारा रेवेन्यू ग्रोथ तो हो गया है बट हमारा मार्जिन जो पहले अमूमन 20% 18% होता था, वो अभी के लिए घटकर 13% पर आ गया है। सो ऑल इन ऑल हो ये रहा है कि या तो हमारे रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे हैं या फिर हमारे मार्जिन श्रिंक कर रहे हैं। और उसकी वजह से अगर आप इन प्रॉफिट्स के नंबर को देखेंगे तो आप यहाँ देखिए ये नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, 57, 62, 80, 81, 104। और इसके बाद आप देखेंगे तो पिछले 4 से 5 क्वार्टर में कंपनी ने लगातार डी ग्रोथ दिखाया है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट्स, यानी कि 81, 71, 59, 62 एंड 13। सो ऐसे में कंपनी में गिरावट तो आएगी ही। जब कंपनी अच्छा रिजल्ट देती रहती है तो प्राइस बढ़ते रहते हैं, क्योंकि पी एक्सपेंशन भी होते हैं और बहुत सारी उसमें लॉजिक्स चलते हैं। बट जैसे ही कंपनी का रिजल्ट खराब आना चालू होता है, वो पी एक्सपेंशन अपना उल्टा पी श्रिंकिंग ऐसे केस में चलती है और वैसे में कंपनी का प्राइस तेज़ी से क्रैश होता है और वो नीचे जाता है। और इसी में बहुत से लोग ट्रैप हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो स्टॉक 1000 पे चलता था आज हमें 500 400 के लेवल्स पर मिल रहा है, क्यों ना हम यहाँ पे एंट्री ले लें। बट वो 400 के पीछे रीजन्स होते हैं। वो रीजन्स यही होते हैं कि कंपनी हाई पी पे ट्रेड करती थी बिकॉज वो अच्छे रिजल्ट देती थी, और कंपनी का पी तेज़ी से घटा है और साथ में पी का श्रिंकिंग चल रहा है, उसकी वजह से प्राइस तेज़ी से क्रैश होते हैं। और ऐसे में जब तक कंपनी अच्छे रिजल्ट देना दोबारा चालू नहीं करती है, ऐसे स्टॉक्स में आप स्टॉक का प्राइस बढ़ता हुआ जनरली नहीं देखेंगे। मार्केट में एक्सेप्शंस तो चलते ही रहते हैं बट जनरल थंब ऑफ रूल यही है कि अगर पी श्रिंकिंग की वजह से और पी के घटने की वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है तो बिना किसी बूस्ट के, बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के वो प्राइस फिर से रिकवर नहीं करते हैं और आम आदमी इसमें जाके फंस जाता है। सो ऐसे में फंडामेंटली स्टॉक में कोई समस्या नहीं है। कल को स्टॉक ये अच्छा रिजल्ट देने लग जाए, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। 1 साल 2 साल बाद ये फिर से कंपनी वापस आएगी, बट वो कब वापस आएगी, 1 क्वार्टर के बाद आ जाएगी या 4 साल के बाद आएगी, वो हमें नहीं पता। सो इसलिए इट्स बेटर टू कीप अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगेन हमारे पोर्टफोलियो में सेम स्पेस से स्टॉक एग्जिस्ट करता है जो कि ऊनो मिंडा है। ऊनो मिंडा भी अगर आप देखें तो ऑटो एंसेलरी स्पेस में ही काम करती है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लेट्स गो टू लास्ट कंपनी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन।
क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन आप देख पाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे उनो मिंडा, यानी कि उनो मिंडा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन से बड़ी कंपनी भी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। और अगर हम उनो मिंडा के बाकी पैरामीटर्स को भी देखें तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखेगी। आप यहाँ सेल्स के नंबर में अगर आप देखें तो मोरलेस नंबर अच्छे रहे हैं, कंसिस्टेंसी रही है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मोरलेस कंसिस्टेंट रहा है। ये नंबर कहीं कहीं अगर आप कंपेयर करें डिटेल में इन दोनों स्टॉक्स क्राफ्ट्समैन और ऊनो को, तो क्राफ्ट्समैन के नंबर अच्छे दिख सकते हैं, बट फैक्ट ये है कि अभी के टाइम में क्राफ्ट्समैन रिसेंट रिजल्ट्स के बिहाफ पे निराश कर रहा है। और वहीं अगर हम ऊनो मिंडा के रिसेंट के रिजल्ट्स देखें, आप यहाँ पे ऊनो मिंडा के रिजल्ट देखें तो यहाँ पे हमें ग्रोथ दिख रही है, जो 25% से 20% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है। और मार्जिन कोलैप्स की यहाँ कोई भी समस्या नहीं है, मार्जिन की कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। और उसी वजह से हमारे ये जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी लगातार समय के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर हम और दूसरे चीज़ों को कवर करें, जैसे कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग को कवर करें, तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 68-69% के आसपास बनी हुई है। FII की होल्डिंग्स वही 9% के आसपास, 10% के आसपास बनी हुई है। DII की होल्डिंग आप देखें तो समय के साथ बढ़ी है। और पब्लिक की होल्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ही कम है और समय के साथ ये श्रिंक भी हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। सो ऑल इन ऑल उनो मिंडा लुक्स बेटर अल्टरनेटिव फॉर क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। सो अगर मुझे इन दोनों स्टॉक्स में से एक को चूज़ करना होगा तो वो उनो मिंडा होगा। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी क्वेश्चंस को वीडियोस में हम ऐसे ही कवर करें, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स के माध्यम से शेयर करें। अगर वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए आपके पास कोई सुझाव हो, आपके और भी कुछ विचार हैं, तो उसे प्लीज़ शेयर करिए। चैनल को, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी रिक्वेस्ट किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और वीडियोस के साथ ऐसे ही चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि इस वीक के लास्ट में जो तेज़ बाउंस बैक आया है, वो बाउंस बैक और 2-4 दिन के लिए कंटिन्यू करे, सो हमारा पोर्टफोलियो तेज़ी से फ्लरिश करे और फिर से सारे लॉसेस को कवर करते हुए पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाना स्टार्ट करें। सो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।